हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल डीके चंदन एडुकेटरी पे। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी एग्जाम की बेहतर तरीके से चल रही होगी, एकदम मस्त होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लंबा भी है। तो आज से शुरू करते हैं और इसमें हम लोग को ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 एलिमेंट तक का स्टडी करना है। कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में ग्रुप 15 एलिमेंट को कंप्लीट किया जाए, फिर अगले 2 लेक्चर में ग्रुप 16 एलिमेंट को कंप्लीट करें, एक लेक्चर में ग्रुप 17 को और एक लेक्चर में ग्रुप 18 को। यानी टोटल 2 2 4 और 2 6 वीडियो इसमें हम लोग का आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक सवाल करेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही डिटेल में थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। राह जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, लगा निशाना अपनी मंजिल का, ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। तो देखते हैं कहां तक जाता है। अभी तो हम लोग फिलहाल शुरुआत करते हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मीडियम हम लोग का हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हिंदी और इंग्लिश हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इक्वल ये जो वीडियो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। चलिए बहुत ही मजेदार तरीके से बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। तो देखिए हमारा सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों, आधुनिक, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें आवर्त बोला जाएगा, आवर्त यानी पीरियड। तो इसमें पीरियड्स होते हैं 7 और जो वर्ग होता है, वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, एक ग्रुप होता है बच्चों 18। कितने ग्रुप होते हैं? 18। तो 1 एंड 2 ग्रुप जो होता है, 1 एंड 2 ग्रुप, ये सब बात याद रखने वाला है। 1 एंड 2 ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। 3 to 12 वर्ग, 3 से लेके 12 तक, 3 to 12 ग्रुप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और बच्चों जो 13 से 18 ग्रुप होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। इन 18 में से ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक और ग्रुप 3 to 12 को बोलते हैं डी ब्लॉक, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है क्लास में इसको। और ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी ब्लॉक का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो जो है वो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे किया गया है। वैसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और वैसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और वैसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है उसको
डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है कि एलिमेंट्स in which the last electrons enters in p subcell are known as p block element। तत्व 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 जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करते हैं, ये बात याद रखना है। वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करते हैं उन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं बच्चों। और पी ब्लॉक के तत्व यहां पे मैंने लिख दिया है कि पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक है, तो वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं, यहां पे लिखा हुआ है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, ये होता है NS2 NP126। ये आगे करके भी हम लोग देखने वाले हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी का भी, एस ब्लॉक का पूछा जा सकता है, पी ब्लॉक का पूछा जा सकता है, डी ब्लॉक का पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना पी ब्लॉक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पी ब्लॉक कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलोइड्स। पी ब्लॉक के जो तत्व है इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पी ब्लॉक में धातु कौमा अधातु तथा उपधातु तीनों पाए जाते हैं। अब एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। तो क्या सीखा हमने कि वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है उसको पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक है और पी ब्लॉक के तत्व जो हैं उसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं, ठीक है। यहां पे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं आपको तो आप यहां पे देखें, जैसे पी ब्लॉक जो है आवर्त सारणी में वो बच्चों कहां से है, वर्ग 13 से है, वर्ग 13 में है, फिर वर्ग 14 में है, वर्ग 15 में है, वर्ग 16 में है, वर्ग 17 में है और वर्ग 18 में है। इतना जगह पे पी ब्लॉक का तत्व है। वर्ग 13 में जो है बच्चों वो है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड होता है। वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। वर्ग 17 में बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक स्टैटिन होता है।
वर्ग 18 में इनर्ट गैस होते हैं जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। तो ये बच्चों पी ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें से हमें कौन कौन करने हैं, कौन कौन पढ़ना है यहाँ पे, आपका जो 12 क्लास है ये हम लोग को यहां से करना है, यहां से ग्रुप 15 से लेके और ग्रुप 18 एलिमेंट तक इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ये सब हम अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट है कहां पे। तो ये वर्ग 15 से लेके वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं, सॉरी 13 से लेकर 18 तक के। और इनमें से हमें 12 क्लास में पढ़ना है वर्ग 15, 16, 17 और 18। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कहा गया था कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर है 7। एक ले लेता हूं फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर है 15। एक सल्फर ले लीजिए, इसका है 16। एक आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसका है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा जाए, यहां पे नाइट्रोजन का करिएगा तो 1s2 2s2 2p क्या आएगा 3 आएगा। 15 यहां पे कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 आएगा। उसी तरह से 16 का करिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का करिएगा तो 1s2 2s2 2p कितना 2p4 हो जाएगा। ठीक है, 2p4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इनका जितना भी अंतिम इलेक्ट्रॉन है किसमें जा रहा है, p में गया। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया। तो इसको बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स, p ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जाता है उसको p ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ये सब हो गया आपका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग देख लिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए अभी जो हमारा चलने वाला है तो वर्ग 15 का तत्व, वर्ग मैंने आपको बताया वर्ग 15 से वर्ग 18 तक हम लोग को पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं वर्ग 15 यानी ग्रुप 15। इसमें बच्चों कौन कौन एलिमेंट आता है, तो इसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आपको चाहिए तो एटॉमिक नंबर आप आराम से इसका याद कर सकते हो। ऊपर वाले का याद कर लो 7, नाइट्रोजन का याद कर लो 7। और उसके बाद आप इसमें क्या करो 7 में 8 जोड़ दो तो हो जाएगा 8 7 15। फिर इसमें 18 जोड़ दो तो हो जाएगा 33। फिर इसमें 18 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 51। और फिर इसमें 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83। यानी कितना जोड़ना है, ऊपर से चलना हम लोग को, यहां से यहां आए प्लस 8 कर दिए, फिर यहां से यहां आए प्लस 18 कर दिए, फिर यहां से यहां आए प्लस 18 कर दिए, फिर यहां से यहां आए प्लस 32। 8 18 18 32। इसको मैजिक नंबर बोलते हैं, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर बोलते हैं इसको, मैजिक नंबर। क्या हो गया 8 18 18 और 32। इतना जोड़ते जाओगे पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको उसके आगे वाले का एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, तो इनको हम लोग, ये जो वर्ग 15 है ना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। वर्ग का जो पहला सदस्य होता है ना, वर्ग का जो पहला सदस्य होता है उसी के नाम पे उस ग्रुप का नामकरण कर दिया जाता है।
तो वर्ग 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन है, इसलिए वर्ग 15 को बच्चों हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। सबका फैमिली होता है ना, हमारे आपके सबके फैमिली होते हैं, तो ये नाइट्रोजन का परिवार है, नाइट्रोजन के फैमिली है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन फैमिली करने वाले हैं अभी, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, यहां तक हम लोग इस लेक्चर में करेंगे और ये तीनों टॉपिक जो है अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए वही बात है, ग्रुप 15 एलिमेंट या नाइट्रोजन फैमिली, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, कौन कौन तत्व आएंगे, तो तत्व यही आएंगे। तत्व कौन कौन आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आएगा। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस बच्चों अधातु है, इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्सेनिक एवं एंटीमनी जो है वो बच्चों उपधातु है, उपधातु है, उपधातु है, उपधातु है। और जो बिस्मथ है, बिस्मथ है, ये एक प्रकार का धातु है, एक प्रकार का धातु है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वर्ग 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है, और बिस्मथ क्या है, धातु है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि इन्हें वर्ग 15 के तत्वों को, वर्ग 15 के तत्व को निक्टोजेंस कहा जाता है, निक्टोजेंस, निक्टोजेंस कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निक्टोजेंस कहा जाता है क्योंकि इसके जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो कुछ कंपाउंड बनाता है वो जहरीले होते हैं, दम घोंटने वाले होते हैं। तो जैसे आप जाते हो सार्वजनिक यूरिनल के पास, तो वहां पे आपको बहुत ही दुर्गंधित महसूस होता है, दम घुटने लगता है। जो पेशाब घर होता है सार्वजनिक, वहां पे क्या होता है कि यूरिन में यूरिया होता है, और यूरिया ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके अमोनिया का निर्माण कर लेता है, और वो अमोनिया जो होता है दम घोटू होता है। तो वर्ग 15 के तत्वों को निक्टोजेंस के नाम से जाना जाता है, यही कारण है। ठीक है, दम घोंटने वाले गैस का निर्माण करते हैं, इसलिए। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, वर्ग 15 का। अभी जितना बात करेंगे वर्ग 15 का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है इस एग्जाम में। ये आएगा NH2 और NP126, NH2 NP126 होता है इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है। यहां पे देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यहां पे एटमॉस्फेयर कंपैरिजन, आपको सबको पता है कि वायुमंडल में, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, 78% है। अर्थ क्रस्ट में अगर बात करें, भूपटल में, तो भूपटल में ये दो फॉर्म में ज्यादातर मिलता है। एक तो चिल्ली साल्ट पीटर के रूप में, और दूसरा इंडियन साल्ट पीटर के रूप में, इंडियन साल्ट पीटर के रूप में। चिल्ली साल्ट पीटर होता है बच्चों NaNO3, सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है।
तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन आपको चिल्ली साल्टपीटर यानी सोडियम नाइट्रेट के रूप में मिलेगा, और इंडियन साल्टपीटर यानी KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में मिलेगा। ये दोनों भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चिल्ली साल्टपीटर का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली साल्टपीटर कहते हैं, और बच्चों इंडियन साल्टपीटर को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्टपीटर बोलते हैं। इस फॉर्म में आपको भूपटल में नाइट्रोजन मिल जाएगा, नहीं अर्थ क्रस्ट में, भूमंडल में, धरती में आपको मिलेगा। और वायुमंडल में तो आप सबको पता है आयतन के दृष्टिकोण से 78% नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस कहां मिलेगा, फास्फोरस जो है, फास्फोरस तो आपको कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, आप याद करो, हड्डी, हड्डी में, मनुष्य के हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है। और फ्लोरोएपेटाइट, ये जैसे एपेटाइट फैमिली, मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली, यानी एपेटाइट, एपेटाइट फास्फोरस, एपेटाइट अयस्क, एपेटाइट अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में मिलता है, एपेटाइट अयस्क के रूप में आपको मिलेगा। जैसे यहां पे फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट यहां पे है, या कैल्शियम फ्लोराइड है, इस फॉर्म में आपको ये मिलेगा। कौन, फास्फोरस। फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला है Ca9PO4 के होल 6.CaF2, क्लोरोएपेटाइट। उसके बाद फास्फोरस कहां पे मिलेगा, बोन्स में, यानी किसकी बात हो रहा है, फास्फोरस का, फास्फोरस का बात हो रहा है, फास्फोरस का बात हो रहा है कहां पे, हड्डी, हड्डी में मिल जाएगा। लिविंग सेल यानी जीवित, जीवित ऊतक या जीवित कोशिका, आपने फोस्फोप्रोटीन का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। और आर्सेनिक, ये सब जो है सल्फाइड ओर के रूप में, आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्क जैसे यहां पे देख लो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कौन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो एक बार फिर से देख लो, नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा हमको, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, आयतन के दृष्टिकोण से 78%। भूमंडल में, अर्थ क्रस्ट में, भूपटल में हमें पोटेशियम नाइट्रेट यानी इंडियन साल्टपीटर और सोडियम नाइट्रेट यानी चिल्ली साल्टपीटर के नाम से मिलता है। फास्फोरस हमें एपेटाइट अयस्क के रूप में मिलता है, साथ ही लिविंग टिश्यूज में यानी कि जीवित कोशिकाओं में, ऊतकों में और हड्डियों में, दांतों में ये मिलता है। उसके बाद जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है वो मेनली आपको सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं, जैसे AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। चलिए, तो इतना जानकारी आप यहां से जरूर याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये सब विशेष अपने काम का नहीं है, बस कुछ कुछ चीज आप देख लो। जैसे परमाणु संख्या, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7, फास्फोरस का 15, आपको मैंने पहले ही बताया, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रख सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे नहीं, हम आपको यहां पे करवा देते हैं। तो चलिए यहां पे सबका देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 7 है, इसका 15 है, इसका 33 है, इसका 51 है और इसका 83 है, ठीक है। चलिए यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है, 2p3। इसके बाद फास्फोरस का देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। उसी तरह आर्सेनिक का करोगे, आर्सेनिक का तो 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3, इस तरीके से आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको एनालाइज करिएगा तो आपको पता चलेगा बच्चों कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ई जो है 1s2, ई किसका है? इनर्ट गैस है, हीलियम का, हीलियम, हीलियम और हीलियम, और उसके बाद ये आया 2s2 और 2p3। इसका देखिएगा तो यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15, तो ये जो 10 तक है यहाँ पे हम लिख सकते हैं नियोन इनर्ट गैस, और उसके बाद लिख सकते हैं 3s2 और 3p3। उसी तरह से आप यहां देखिएगा, इसमें 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यहां तक आपका कौन सा इनर्ट गैस आएगा? आर्गन आएगा। आर्गन के बाद आप इसको लिख सकते हो 4s2 3d10, 3d10, उसके बाद 4s2 और 4p3। तो सब में आप देख रहे हो, सब में यहां पे आप देखोगे तो सब में आपको एक ही तरह का पैटर्न नजर आएगा। क्या आएगा? तो लास्ट में 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, अर्थात ns2 और np3। तो आप याद रखना, वर्ग 15 का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 होता है। पी ब्लॉक का कहेगा, अगर पी ब्लॉक का कहेगा, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ns2 np1 to 6 हो सकता है, लेकिन सिर्फ 15 का कहेगा, 15 ग्रुप वाले का कहेगा तो इसका ns2 और फिक्स हो जाएगा np3। और चूंकि 13 से चलेंगे ना, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक होता है, तो 13 में np1 आएगा, 14 में np2 आएगा, 15 में np3 और 18 में जाएंगे तो np6 हो जाएगा। उसी तरह से इसका अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आर्गन के बाद आता है क्रिप्टन, क्रिप्टन, उसके बाद 4d10, 5s2 और 5p3 हो जाएगा इसका। उसी तरह से बच्चों इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा जेनॉन, जेनॉन, उसके बाद 4f14, 5d10, 6s2 और 6p3। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें कोई चीज बहुत ज्यादा याद करने जो नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान दे सकते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये मत याद करो, ये याद करो जो हम बता रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है क्लोरीन का, उसके बाद होता है आपका ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, इस तरह से होता है। तो आप याद रखना कि जो फ्लोरीन का होता है वो होता है 4.0, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0, क्लोरीन का भी लगभग 3.0, ब्रोमीन का 2.8 होता है और आयोडीन का 2.5। ये सबसे ज्यादा यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला याद कर लेना, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, नाइट्रोजन का अच्छा खासा स्थान होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियाई। देखो अब हम लोग ने इसका भौतिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का। परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, ठीक है, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में
वृद्धि वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना है, वृद्धि होती है। कारण क्या है? कारण, कारण पूछा जाएगा। कारण, कारण क्या है? कारण तो बोलेंगे नए 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 सेल जुड़ने के कारण, नए नए सेल जुड़ने के कारण। जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आपको पता है कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के बाद हमको फास्फोरस मिलेगा, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक मिलेगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 7, फास्फोरस का है 15 और आर्सेनिक का है 33। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखो 7 को तोड़ो तो 2,5, 15 को तोड़ो तो 2, 8 और 5, इसी तरह से इसको तोड़ोगे तो 2, 8, 18, 5 आएगा। तो आप देखो इसमें आपको 2 सेल मिला, के सेल मिला और एल सेल मिला। लेकिन जब फास्फोरस में आते हो तो के, एल और एम, 3 सेल में इलेक्ट्रॉन टूटा। तो जब आप 2 सेल बनाओगे, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, हम नाइट्रोजन का बना रहे हैं तो पहला सेल बनेगा, अब ये दूसरा सेल बनेगा, ठीक है। वहीं अगर हमको फास्फोरस का बनाना होगा तो ये न्यूक्लियस होगा, ये पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा और ये तीसरा सेल होगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा एटॉमिक साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या जो ये आयन बनाते हैं, आयनिक त्रिज्या दोनों क्या होता है? बढ़ता है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर रेडियस आपसे पूछा जाए, त्रिज्या त्रिज्या तो याद रखिएगा नाइट्रोजन से बड़ा होगा फास्फोरस का, फास्फोरस से बड़ा होगा आर्सेनिक का, आर्सेनिक से बड़ा होगा एंटीमनी का, और एंटीमनी से बड़ा होगा बिस्मथ का, ठीक है। उसी तरह से आयनिक रेडियस भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल सकते हो। तो आयनिक रेडियस भी क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। ध्यान रखना क्यों बढ़ता है? कारण मैंने आपको बताया कि नए नए सेल जुड़ने के कारण। आयनन एंथैल्पी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी ये होता क्या है? तो किसी परमाणु के बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास नाइट्रोजन है और हम चाहते हैं कि इस नाइट्रोजन को N+ में चेंज कर दे, N+ में चेंज कर दे और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले। तो आपको यहां पे कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा, और जो ऊर्जा देना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आई एच से। डेल्टा आई का मतलब हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो डेल्टा आई एच से। उसी तरह से अगर आपके पास N+ है, आप चाहते हो कि एक बार और इलेक्ट्रॉन हम इसका निकाल लें, तो यह हो जाएगा N2+, आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यहां से, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा, इसको भी बोलेंगे डेल्टा आई एच, फिर से आपको एनर्जी देना पड़ा। और अगर आप चाहते हो कि तीसरी N2+ है, 2 हमने पहले निकाल लिया है, N2+ से हमने चाहा कि एक इलेक्ट्रॉन और इसको निकाल के इसको पूरा गरीब बना दे, N3+, एक इलेक्ट्रॉन और हमने निकाल लिया, तो फिर से आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फिर से डेल्टा आई एच। अब देखो आपने जब पहली बार एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाला था नाइट्रोजन से पहली बार, तो जो एनर्जी दिया था इसमें लगा दो डेल्टा आई H1, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन ऊर्जा। दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको कर दो डेल्टा आई H2, द्वितीय आयनन ऊर्जा। और तीसरी बार आपने निकाला तो इसको कर दो डेल्टा आई H3, यानी तीसरा आयनन ऊर्जा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी एटम से तो कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है, कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। लेकिन जब आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालते हो
तो चूंकि क्या होता है कि ऑलरेडी इस पे प्लस आ गया होता है, यानी इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बहुत मजबूती से अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और पहले से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आप ये याद रखना कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर की हमेशा इस क्रम में होगा, डेल्टा आई H1 से हमेशा बड़ा होगा डेल्टा आई H2, और इससे बड़ा होगा डेल्टा आई H3। यानी ये आयनन एंथैल्पी का क्रम है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो हिंदी यहां पे लिखा हुआ आयनन ऊर्जा, इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और बच्चों इसको बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, किससे? जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देते हैं, और वो बड़ा होता है किससे? जब पहली बार देते हैं। ठीक है, तो एक बात ये याद रखना है। उसके बाद कुछ चीजें और याद रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग 15 में चाहे किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटता है। पूछा जाएगा कारण बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, कारण बताओ। तो हम कारण बता देंगे भाई, कारण आराम से बता देंगे। कारण क्या है? तो कारण है आकार में वृद्धि। आप याद रखना, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है यानी आयनन ऊर्जा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी परमाणु का साइज बढ़ेगा तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन का दूरी नाभिक से बढ़ जाएगा। जैसे जैसे परमाणु का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे नाभिक से बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ेगा, तो नाभिक का आकर्षण उस पर कमजोर होगा, तो आप आसानी से कम ऊर्जा में उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू घटेगा। और बच्चों चूंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, ये है। उसके बाद आगे एक चीज और यहां पे जो लिखा हुआ है, इसको समझाते हैं कि एक चीज और आप याद रखना कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट, यानी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। कारण पूछा जाएगा, क्या कारण है, क्यों बढ़ता है? तो कारण बताइएगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे घटता है। मतलब यहां पे हम एक डायग्राम बना देते हैं, आप ध्यान रखना, ऐसे और ऐसे पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। तो बच्चों यहां पे बाएं से दाएं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और फिर यहां पे टॉप है और ये बॉटम है। तो इधर से इधर जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी
घटेगा, ऊपर से नीचे आने पे घटेगा। ये दोनों बात है, ऊपर से नीचे आने पे घटेगा, कारण क्या है? साइज में वृद्धि। बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा, कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, यानी नाभिक का आकर्षण बल मजबूत होना। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो लगातार एटॉमिक नंबर में वृद्धि होता है, तो नाभिक का जो पावर है पॉजिटिव वो बढ़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे देखो, ये है बच्चों वर्ग 15, ये है यहां पे वर्ग 16 और ये है वर्ग 17, ठीक है, वर्ग 17 है। वर्ग 17 है, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए था, तो होना क्या चाहिए था? यहां पे थोड़ा चेंज कर लो, यहां पे कर लेते हैं वर्ग 14, यहां पे वर्ग 15 और यहां पे कर लेते हैं वर्ग 16। तो बच्चों होना ये चाहिए था कि जब बाएं से दाएं जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, तो जब आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी डेल्टा आई एच का जो वैल्यू है वो वर्ग 14 से ज्यादा होना चाहिए था, वर्ग 15 का, और वर्ग 15 से ज्यादा होना चाहिए था वर्ग 16 का। लेकिन ये रॉन्ग है, रॉन्ग, ये गलत है, गलत। क्यों गलत है? गलत इसलिए है, सही क्या है? सही, करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट क्या है? तो वर्ग 14 से ज्यादा होता है वर्ग 15 का, और वर्ग 16 से भी ज्यादा होता है वर्ग 15 का, वर्ग 15 का, ठीक है। क्यों? वर्ग 14 से भी ज्यादा होता है वर्ग 15 का, और वर्ग 16 से भी ज्यादा होता है, वर्ग 16 से भी ज्यादा होता है वर्ग 15 का। याद मत कर लेना, ये गलत है, मतलब नियम के अनुसार वो होना चाहिए था। चूंकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, तो बढ़ता है तो वर्ग 15 से, वर्ग 14 से वर्ग 15 का ज्यादा होना चाहिए था, वर्ग 15 से वर्ग 16 का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता ए है। क्यों होता है? देखो इसका कारण है, कारण सबका रीजन, इनऑर्गेनिक में रीजन जो है ना वो नहीं जानते हो तो समझो आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। कारण है, कारण ये है कि वर्ग 15 के तत्वों का बाह्य पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है। और आपको एक चीज और याद रखना चाहिए नोट करके, कि फुल फील्ड यानी पूर्ण रूप से भरे हुए, फुल फील्ड एवं हाफ फील्ड ऑर्बिटल अधिक अस्थाई होते हैं। फुल फील्ड एवं हाफ फील्ड ऑर्बिटल अधिक अस्थाई होते हैं। ओ नहीं दिख रहा, तो यहां पे लिखा हुआ है कि फुल फील्ड एवं हाफ फील्ड ऑर्बिटल अधिक अस्थाई होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, इनके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और चूंकि बच्चों वर्ग 15 का जो तत्व होता है उसका पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, इसलिए इसका आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग 14 से भी ज्यादा होता है, वर्ग 16 से भी ज्यादा होता है। जैसे देख लो फास्फोरस का, सॉरी ये वाला कलर नहीं लेना है आपसे, फास्फोरस का देख लो एटॉमिक नंबर क्या आया था हमारा, नियोन, उसके बाद 3s2 और 3p3। p में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 6, ये मैक्सिमम रह सकता है 6,
अब जब 3 है बच्चों, 3 है इसका मतलब कि हाफ है, हाफ फील्ड है, तो अधिक अस्थाई है, अधिक अस्थाई है, अधिक अस्थाई है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड जो बात था उसके रिगार्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड में चलते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। देखो, विद्युत ऋणात्मकता में कुछ विशेष याद नहीं रखना है आपको। विद्युत ऋणात्मकता तो आप याद रखना वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, घटता है, बस डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। बाकी चीज मैंने आपको, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ने के कारण, परमाणु का आकार बढ़ने के कारण, यही रीजन है। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? घटेगा। बस इसमें इतना ही याद रखना, बाकी चीज हमने पीछे आपको बताया। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, भौतिक गुण, एक ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण में ये याद रखो कि जितने भी, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो N2 के रूप में पाया जाता है। अब बाकी सब जो है, बाकी सब जो है, जैसे फास्फोरस है तो P4 के रूप में पाया जाता है। आर्सेनिक है तो ये भी AS4 के रूप में पाया जाता है, ये भी Sb4 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो द्विपरमाणुक है, डाई एटोमिक है, डाई एटोमिक, डाई एटोमिक, यानी नाइट्रोजन के 2 परमाणु, द्विपरमाणुक। इंग्लिश वाले के लिए तो हम बेकार लिख रहे हैं, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये सब जो होते हैं, ये होते हैं बहुआण्विक, बहुआण्विक, बहुआण्विक होते हैं। और नाइट्रोजन जो है ये है आपका गैस, नाइट्रोजन क्या है? गैस है। अब बाकी सब जो होते हैं ये सब ठोस होते हैं, ठोस होते हैं, ये याद रखना है। बाकी सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटोमिक, पॉलीएटोमिक माने बहु परमाण्विक, आणविक नहीं होता है बल्कि परमाण्विक होता है, बहु परमाण्विक, बहु परमाण्विक होता है, बहु परमाण्विक। ठीक है, यानी ढेर सारे परमाणु, मेनली 4 रहते हैं। ठीक है, डाई नाइट्रोजन का है, डाई एटोमिक गैस है, जो कि मैंने आपको बता दिया, बाकी सब सॉलिड है। धातुई गुण क्या होता है? धातुई गुण, धातुई गुण तो ध्यान रखना, धातुई गुण नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यानी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। तो ठीक है, और ध्यान रखना नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन कोई अपरूप नहीं, कोई अपरूप नहीं, नाइट्रोजन का कोई अपरूप नहीं होता है, याद रखना। बाकी सभी तत्व जो हैं, बाकी अन्य सभी का, अन्य सभी का, अन्य सभी का, वर्ग 15 में अन्य सभी का अपरूप होता है। जैसे आगे हम लोग फास्फोरस के अपरूप का बात करेंगे, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और इवन पीला फास्फोरस। ठीक है, तो क्या क्या इसमें हमने सीखा कि नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणुक गैस है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस है, और बाकी वर्ग 15 के तत्व वो सब बहुपरमाणुक ठोस है। नाइट्रोजन का कोई अपरूप नहीं होता है। इसके अलावे वर्ग 15 के अन्य सभी तत्व किसी न किसी प्रकार से अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, यानी वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ये बात यहां से हमने सीखा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये सब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 इज लेसर देन NH3, यहाँ पे जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। क्वथनांक जो है, क्वथनांक, क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है NH3 के कारण। इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड,
नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसीलिए ऐसा होता है। ये सब क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी, इनमें से कौन, इनमें से कौन, इनमें से कौन, इनमें से कौन अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? तो आपका कौन हो जाएगा आंसर, नाइट्रोजन। अभी अभी बताया मैंने, नाइट्रोजन जो है वो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप याद रखना वर्ग 15 के जो तत्व हैं, वर्ग 15 के तत्व, इन जनरल जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, +3 और +5, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यही है, -3 +3 और +5, -3 +3 और +5, ये कॉमन है। उसके बाद देखिए याद रखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रवृत्ति घटता है, मतलब ये हुआ कि जो बिस्मथ है वो -3 शो नहीं करेगा, इसका मीनिंग ये हुआ। तो -3 +3 और +5 कॉमन होता है। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अपने यौगिकों में बहुत तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे -1 भी करता है, 0 तो सब करता ही है, +1 भी करता है, +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है और +5 करता है। इन किसमें, इन ऑक्साइड में, इन ऑक्साइड, जब ये ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रोजन, तो -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 और +5 होता है। The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increased metallic size, metallic size यानी धात्विक गुण बढ़ने के कारण और मेटोलिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण। ठीक है, क्या कारण इसका बता सकते हैं हम लोग, कारण क्या है इसका, तो इसका कारण है धातुई गुण बढ़ने के कारण, विषमत धातु है, धातुई गुण बढ़ने के कारण, धातुई गुण बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो इसका क्या मतलब है, हम आगे समझा देते हैं। यहां पे देखो, जैसे आप देखोगे कि हमारे पास PCl3 है और PCl5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चों, तो फास्फोरस के यहाँ पे निकालोगे तो फास्फोरस इसका निकालना है, तो इसका X मान लो, +3 गुने आपको पता है क्लोरीन का -1 होता है =0, तो X = कितना आ गया, +3, यानी यहाँ पे फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वही PCl5 में देखोगे तो इसका निकालो, तो फास्फोरस का X +5 इंटू क्लोरीन का -1 =0, तो X +5। ठीक है, वहीं यदि आप इसका pH3 में देखोगे, pH3 में, तो आप इसका देखो, फास्फोरस का X मान लो, +3 इंटू हाइड्रोजन का +1 होता है =0, तो X -3। आपने देखा यहाँ पे कि जो फास्फोरस है यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे +5 में है और यहाँ पे -3 में है। तो जो मैंने आपको बताया कि ये -3 +3 और +5 इनका जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसके बाद अब देखो नाइट्रोजन का हम लोग देखते हैं, जैसे NH3 का बात कर लो, ठीक है, उसके बाद N2O का बात कर लो, NO का बात कर लो, NO2 का बात कर लो
और N2O5 का बात कर लो। तो जब आप देखोगे यहाँ पे बढ़िया से, तो NH3 में ई जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकाल के देख लो -3 आएगा। यहाँ पे ई जो है आप इसका करो 2x हो गया नाइट्रोजन का, 2 है तो, अब प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0, तो निकालोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया ई +1, यहाँ पे आ जाएगा +2, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा +4 और 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा +5। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है N2O3 में +3 भी आ जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन जो है हर एक प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -3 +1 इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ना कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो घटता है, लेकिन +3 का जो है वो बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता क्या है? तो देखो, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, और एंटीमनी और बिस्मथ तक जाते जाते इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल में जाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ पे दिखाया था। सॉरी, यहाँ पे देखो, तो बिस्मथ में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? 4f में पहुंच गया, 4f में। अब 4f का दुर्बल परिरक्षण होता है, परिरक्षण, दुर्बल परिरक्षण, वीक स्क्रीनिंग, ये सब हमने डी ब्लॉक में करा है और 11th में पीरियोडिक टेबल में। दुर्बल स्क्रीनिंग के कारण जो एफ का इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा रिपल्सन फोर्स नहीं लगा पाता है, विकर्षण बल, क्योंकि इसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है एफ ऑर्बिटल का जटिल आकृति के कारण। इसलिए जो एस है वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले पाता है, और इसीलिए इसका जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रवृत्ति है वो ऊपर से नीचे जाने पे घटता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज मैंने सारा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग बता दिया। ठीक है, यहीं पे सारा चीज वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां पे वही बात है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वो सब हम लिख दिए हिंदी वाले के लिए वहां पे, तो आप टेंशन मत लेना, पढ़ देते हैं। नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो। ठीक है, फास्फोरस एल्सो शो +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑक्सो एसिड। जैसे इस तरह का ऑक्सो एसिड बनाएगा H3PO2, ठीक है, इस तरह का ऑक्सो एसिड बनाएगा तो वहां पे फास्फोरस भी +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 डिस्प्रोपोर्शियोनेट। मतलब देखो, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेट, का मतलब होता है अनुपातन या अनुपातन। जैसे होता क्या है कि एक कंपाउंड है जो मध्यम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मध्यम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि जैसे कोई एक कंपाउंड हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो दो अलग अलग कंपाउंड में टूट रहा है, दो अलग अलग कंपाउंड में, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3 और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +5, यानी ये मध्यम में था, और इसको जो टूटने से जो दो यौगिक बना उसमें एक का कम आ रहा है और एक का ज्यादा, इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेट। तो ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम आपका नाइट्रोजन करता है। ठीक है, आगे चल के हम एग्जाम्पल में भी इसको दिखाएंगे। बाकी इसमें कोई काम का चीज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंसी, देखो यहां से भी एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कोवैलेंसी सहसंयोजकता, सहसंयोजकता, कोवैलेंसी, सहसंयोजकता, ये क्या होता है? तो नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 सिंस ओनली 4
1s and 3p orbital are available for bonding. The heavier element have vacant d orbital in the outermost shell which can be used for bonding and the hence expand their covalency as pf6. देखो नाइट्रोजन की यहां पे जो हम बता रहे हैं वो बात आप समझो। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4, ध्यान रखना 4 हो सकती है, एग्जाम में पूछा गया है पहले, 4 हो सकती है। जबकि ये बात है, इसका कारण पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि कारण क्या है। कारण ये है नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, कैसे यहां पे देख लो, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 बच्चों 1s2 2s2 और 2p3 2 2 4 और 3 7। क्या आप यहां पे 2d लिख सकते हो? नहीं, दूसरा वाला डी होता ही नहीं है। डी ऑर्बिटल तीसरा से आना शुरू होता है, डी ऑर्बिटल तीसरा सेल में आना शुरू होता है। तो 2s है, बाहरी सेल ही हो गया 2s और ये 2p। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लगा दीजिए। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां, और इधर कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो ये बेचारा नाइट्रोजन किसी भी सूरत में अपना जो है एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही शो कर सकता है। ठीक है, जनरल 3 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 4 कर सकता है, और इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये आगे इससे बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, आगे बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन बाकी के जो हैं, जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस को आप देखोगे, फास्फोरस को एटॉमिक नंबर 15, तो 1s2 या यहीं पे देख लो, ऐसे कर देते हैं इसको, नियोन 3s2 3p3, और आपको पता है तीसरा सेल में 3d भी आता है। तो 3d पूरी तरीके से क्या है, वैकेंट है, इसलिए ये अपना वैलेंसी को आगे तक भी एक्सपेंड कर सकता है। यानी 3s का इलेक्ट्रॉन को किस में भेज देगा, 3d में भेज देगा, और इस तरह से इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 5 भी कोवैलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, 5 भी कोवैलेंसी शो कर सकता है। तो यही बात है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक ही सीमित रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम वैलेंसी क्या है नाइट्रोजन का, बताओ। अब यहां पे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी क्या होता है, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकता है। बोर्ड के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, और ये बनाते क्या है, हाइड्राइड, हाइड्राइड का निर्माण, ठीक है, हाइड्राइड का निर्माण। तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता और हाइड्राइड का निर्माण, देखो वर्ग 15, पानी मिलेगा जी 1 गिलास, वर्ग 15 के तत्व, इनको अब हम लोग क्या करते हैं, एक संकेत दे देते हैं ई, क्या दे देते हैं, ई माने एलिमेंट, इसका वर्ग 15 के तत्व। तो वर्ग 15 के तत्व जो है ई, हाइड्रोजन के साथ, ई जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके
जनरली EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखना, एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ NH3 बनाता है, फास्फोरस जो है PH3 बनाता है, आर्सेनिक ASH3 बनाता है, एंटीमनी SbH3 बनाता है, और बिस्मथ भी BiH3 बनाता है। ठीक है, पानी मिलेगा, पानी है गिलास, बताइए, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है। तो NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इस प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ऑल द एलिमेंट ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन टाइप EH3, किस प्रकार का बनाते हैं? EH3 के प्रकार का बनाते हैं। ऑल दीज हाइड कलरलेस, देखो सभी हाइड्राइड यहीं पे गुण लिखा हुआ, सभी हाइड्राइड जो है, क्या क्या बात याद रखना है जी? पहला बात रंगहीन, दूसरा बात विषैली गैस होते हैं, और जहरीलापन जो है NH3 से ज्यादा जहरीला होता है PH3, इससे ज्यादा जहरीला होता है ASH3, इससे ज्यादा जहरीला होता है SbH3, पूरा इन आगे है क्या ये सब, और इससे भी ज्यादा जहरीला होता है BiH3, यानी पॉइजनस नेचर, विषैलापन जो है वो बढ़ रहा है, जाने से बढ़ रहा है। देखो नाम आप याद रख सकते हो इसका, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको तो सबको पता है अमोनिया, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉस्फीन, इसको बोलते हैं आर्सिन, अस्टिबिन और बिस्मिथिन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अब हाइड्राइड का कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपके कोई काम का नहीं है, यहाँ पे देखिए एक चीज, पहले इसको जानने से पहले ये जान लो, तापीय अस्थायित्व हाइड्राइड का, तापीय अस्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो याद रखना, तापीय अस्थायित्व माने ताप के प्रति कितना अस्थायी है, कितना टेम्परेचर इस सहन कर सकता है। तो याद रखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी होता है NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद PH3 का, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, SbH3 का, और उसके बाद BiH3 का। ये जो ऑर्डर है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑर्डर होगा। NH3 PH3 SH3 SbH3 और BiH3, ये तापीय अस्थायित्व है इसका, कि मतलब टेम्परेचर दोगे तो सबसे ज्यादा कौन सहन कर सकता है? अमोनिया, ठीक है, उससे कम फॉस्फिन, उसके बाद आर्सिन, उसके बाद अस्टिबिन, उसके बाद बिस्मिथिन। बॉइलिंग पॉइंट का बात है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यानी क्वथनांक का जो ऑर्डर है, क्वथनांक का जो ऑर्डर है वो आप ये वाला याद कर सकते हो। हालांकि क्वथनांक वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये गलनांक का ऑर्डर है, गलनांक। आगे जो ऑर्डर है इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बहुत आसानी से और बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम एक गिलास पानी पी लेते हैं बच्चों, मुंह सूखने लगा। पानी मांग रहे हैं, कितना देर से बजो।
ओह, यहां भी एक गिलास ला कर रख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, वही है हाइड्राइड, हाइड्राइड के बारे में है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो किस प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं वर्ग 15 के तत्व? EH3। अब यहां पे ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, भस्मीय गुण, भस्मीय गुण, भस्मीय गुण, एक क्रम। सबसे पहले ये समझो कि जैसे ही NH3 हमने बनाया, NH3 बनाया, चाहे PH3 बनाया, कुछ भी बनाया, अमोनिया। तो आप ये बताओ बच्चों कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या है कितना? 7। तो ये टूटेगा तो 2,5। अब ये 5 जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप देख रहे हो कि 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, तो ये 3 गो तो बॉन्ड पेयर हो गया। बाकी का 2 गो इलेक्ट्रॉन बच गया। 5 गो बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, 2 बच गया। तो 2 का जोड़ा लगाओगे तो 1 जोड़ा हो जाएगा, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाता उसको बोलते हैं लॉन पेयर। तो यहां पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होता है। यानी अमोनिया अगर हमें सही लिखना है तो यहां पे एक हमें लॉन पेयर भी दिखाना पड़ेगा। तो अमोनिया के पास हमेशा एक लॉन पेयर होता है। अब जो भी हाइड्राइड होंगे, जो भी हाइड्राइड के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना चाहिए। हाइड्राइड के बारे में जो कि EH3 प्रकार के होंगे, EH3 प्रकार के, इस सब का एक ही जैसा होगा। जैसे यहां पे E होगा, 3 बॉन्ड बनाएंगे, 1 हाइड्रोजन यहां होगा, 1 हाइड्रोजन यहां होगा, 1 हाइड्रोजन यहां होगा, और 1 हाइड्रोजन। अगर यहां भी बॉन्ड रहता तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाता, लेकिन यहां पे बॉन्ड ना होके लॉन पेयर है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होने के कारण इसका जो आकृति होता है ना, आकृति होता है, वो हो जाता है पिरामिडीय। शेप याद रखना, इसका शेप कैसा होता है? जितने भी हाइड्राइड हैं वर्ग 15 के, इनका शेप होता है पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो देखो, 3 गो बॉन्ड, 3 सिग्मा, अब 1 लॉन पेयर, 1 सिग्मा, 3 1 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। 109 डिग्री टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा बॉन्ड। ठीक है, सबका अलग अलग होगा। यहां पे 107 डिग्री 5 मिनट के आसपास होता है, 107 डिग्री 5 मिनट के आसपास, यानी 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। क्यों? लॉन पेयर उपस्थिति के कारण, क्योंकि आपको पता है कि लॉन पेयर के बीच में विकर्षण सबसे ज्यादा होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम विकर्षण बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर यहां पे रिपल्सन होता है। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर विकर्षण के कारण क्या करता है कि जो एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, लॉन पेयर उसको विकर्षण के कारण नीचे दबा देता है, और दबाने के कारण इसका एंगल 109 डिग्री से कम हो जाता है। ठीक है, जितने भी हाइड्राइड बनेंगे NH3, PH3, SH3, सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर होगा, शेप हमेशा पिरामिडल होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये है, जो हम ये वाला डिस्कस कर रहे थे अभी,
कि ए लॉन पेयर के उपस्थिति के कारण हाइड्राइड, यानी कौन हाइड्राइड, वर्ग 15 के हाइड्राइड, वर्ग 15 के हाइड्राइड लुईस भस्म, लुईस एसिड नहीं बेस, लुईस बेस होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस किसे कहते हैं? जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को, कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। देखो अमोनिया के पास है कि नहीं, लॉन पेयर है, तो ये अपना लॉन पेयर किसी को दे सकता है, और जो भी अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस भस्म। ठीक है, तो अमोनिया चाहे फॉस्फीन चाहे आर्सिन अस्टिबिन, सबके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सबके बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, सब 3-3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो सब के सब लुईस भस्म होगा। अब पूछा यह जा रहा है कि बताओ ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, यानी भास्मीय गुण, तो आपको ई वाला ऑर्डर याद रखना है, ई वाला ऑर्डर, यानी अमोनिया जो है इन सब में ये प्रबल है, प्रबल भस्म है। ऐसे अमोनिया प्रबल भस्म नहीं है दुर्बल ही, इन सब में सबसे ज्यादा प्रबल है। अब ये जो है यहां पे ये दुर्बल भस्म है, दुर्बल भस्म है। जब हम एमीन पढ़ाए थे तो वहां पे आपको बताया गया था कि अमोनिया जो है एमीन से दुर्बल भस्म है, ठीक है, पर इन सब में अमोनिया प्रबल है। क्यों क्यों घट रहा है, घट क्यों रहा है? तो कारण है आकार, क्योंकि आप जाओगे नाइट्रोजन से एंटीमनी तक तो आकार बढ़ेगा, आकार में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते जाता है, यही कारण है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति कम होते जाता है। क्यों भाई? देखो नाइट्रोजन का आकार छोटा है, वहां पे लॉन पेयर है, तो छोटे से आकार पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। अब जैसे जैसे एंटीमनी तक जाएंगे तो आकार बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड था वो पूरा फैल गया चारों तरफ, तो चारों तरफ फैल गया तो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का आकार छोटा सा है, उसमें भारी सा इलेक्ट्रॉन आपने बैठा दिया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना बढ़िया भस्म होगा। तो इसी तरह से ही क्या होता है? घटता है। ठीक है, घटता है। अकारक गुण, अब यहां पे इसको करो तो उसके बाद हम अकारक गुण का भी आपको बता देते हैं। इसको उतार लीजिए, चलिए यहां पे हम उतार लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे रिड्यूसिंग नेचर, अकारक गुण, तो अकारक गुण जो है ए वाला होता है। अकारक के बारे में एक और याद रख सकते हो कि अकारक गुण जो होता है, अकारक गुण व्युत्क्रमानुपाती होता है तापीय अस्थायित्व का। ठीक है, देखो अकारक का मतलब क्या होता है? किसी को अवकृत करने का गुण। तो अवकृत कौन करता है? हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तभी अवकृत होगा। तो यहां से अगर आसानी से हाइड्रोजन निकल जाए, जैसे ये अमोनिया है, अगर ये आसानी से H निकाल दे तभी ना जाके दूसरे को आसानी से अवकृत करेगा, और आसानी से H तभी निकलेगा जब बंधन कमजोर होगा। बंधन कमजोर का मतलब अस्थायित्व कम होगा, बंधन कमजोर का मतलब अस्थायित्व कम होगा। तो कम अस्थायी होगा तो आसानी से H को छोड़ देगा, आसानी से H को छोड़ देगा तो H जाके किसी को आसानी से अवकृत कर देगा। इसलिए बच्चों अस्थायित्व जितना ज्यादा होगा अकारक गुण उतना ही कम होगा। ये रिलेशन से भी आप याद रख सकते हो। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि तापीय अस्थायित्व का क्या क्रम था, याद है आपको? अस्थायित्व मैंने क्या बताया अभी? अस्थायित्व मैंने बताया कि NH3 सबसे ज्यादा अस्थायी है, फिर PH3 है, फिर ASH3 है, ASH3 है, इस तरह से है। तो अवकारक वाला पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, अवकारक वाला। तो यहां पे NH3 से बढ़िया अवकारक कौन हो जाएगा? PH3।
PH3 से बढ़िया अवकारक क्या हो जाएगा, ASH3। यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है अवकारक गुण। क्यों? क्योंकि अस्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पे अस्थायित्व घटता है, अस्थायित्व घटेगा तो आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ देगा और हाइड्रोजन जाके आसानी से किसी को अवकृत कर देगा। आगे बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों। कितना देर का लेक्चर हुआ फिर अपलोड करने में। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऐसा करते हैं ये लेक्चर को ना यहीं पे रोकते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी तक खाना वाना नहीं खाया है, ब्रश भी नहीं किया है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस प्रकार के ये कंपाउंड का निर्माण करते हैं, क्योंकि फिर अभी पढ़ाएंगे तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा और ये चैप्टर जल्दी जल्दी करने वाला नहीं है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है इसको अगर करना है तो। बोर्ड के लिए तो आप चिंता मत करो बच्चों, बोर्ड के लिए तो इसमें हम जो टारगेटेड क्वेश्चन बताएंगे ना वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, पर नॉलेज के लिए अगर इसको करना है तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत समझ समझ के करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहीं पे लेक्चर को रोकते हैं। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको स्टेटस लगाइए, स्टोरी में लगाइए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आए, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति मेहनत कर रहा है निःशुल्क, फ्री में, बिना किसी लोभ लालच के। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वीडियो देखें तो लाइक भी कर दें, अच्छा सा एक कमेंट भी कर दें और उसको दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।